जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका आज के यूट्यूब सेशन में। जैसा कि आप जानते हैं हम यूनिट 7 की कक्षाएं देख रहे हैं। यूनिट 7 के अंतर्गत जो हमने हमारा फूड एंड न्यूट्रिशन वाला टॉपिक है हमने उसको शुरू किया था। ठीक है, इससे पहले इसका जो हमारा टॉपिक है इस पर 2 कक्षाएं और हो चुकी हैं, जिसमें हमने पहले एक तो बेसिक्स देखा था और दूसरे में हमने कार्बोहाइड्रेट को कंप्लीट किया था। तो यदि आपने वो 2 लेक्चर नहीं देखे हैं तो एक बार उनको ज़रूर चेकआउट करें, और यदि आपको लेक्चर्स पसंद आते हैं तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। पिछली जो लेक्चर था हमने उसमें क्या है कार्बोहाइड्रेट को कंप्लीट किया था। आज हम जो पढ़ने वाले हैं, आज हम किस विषय में पढ़ने वाले हैं? आज हम लिपिड्स के विषय में पढ़ने वाले हैं, बसा, जिसे हम फैट भी कह देते हैं। ठीक, तो सेशन को शुरू करते हैं। देखो, नॉर्मली लाइफ में जब हम बसा की बात करते हैं तो आप जितने भी चिकना युक्त पदार्थ खाते हैं, चिकना युक्त पदार्थ मतलब जैसे घी हो गया, आपका एडिबल ऑयल हो गया, खाद्य तेल हो गया, चाहे आप सरसों का तेल खाते हो या फिर सोयाबीन का तेल खाते हैं। ठीक है, ये हो गए, पनीर हो गया, चीज़ हो गया, बटर हो गया, या फिर मांस हो गया, या ड्राई फ्रूट्स हो गए, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? ये सब बसाओं के एग्जाम्पल है। इन सब में क्या है, फैट पाई जाती है या लिपिड्स पाए जाते हैं। ठीक, तो हम जानते हैं फैट्स होते क्या हैं, बसा होती क्या है। देखो, जैसे हमने कार्बोहाइड्रेट में बात की थी ना, कार्बोहाइड्रेट क्या थे? वो भी एक प्रकार के क्या थे, कार्बनिक यौगिक थे। उसी प्रकार बसा भी क्या है, ये भी केमिकली एक प्रकार के क्या है, कार्बनिक यौगिक हैं। ठीक, क्या है बसा, क्या है, एक प्रकार के कार्बनिक यौगिक। जैसे मैंने आपको जब पोषक तत्व पढ़ाए थे तब मैंने आपको क्या कहा था कि हमारे जितने भी पोषक तत्व होते हैं वो क्या होते हैं, जितने भी हमारे पोषक तत्व होते हैं वो एक प्रकार के क्या होते हैं, केमिकल कंपाउंड होते हैं। ठीक है ना, तो केमिकल कंपाउंड में भी ये क्या है, कार्बनिक यौगिक हैं। बसा क्या है, कार्बनिक यौगिक है। कार्बनिक हो गया यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड। कार्बनिक यौगिक हैं, तो ये भी इसमें मेन कंपाउंड इसमें क्या होंगे, जो इसके ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उसमें मुख्यतः 3 चीज़ें उपस्थित रहती हैं। कौन कौन सी? एक तो कार्बन, दूसरा हाइड्रोजन, और तीसरा ऑक्सीजन। ठीक, जब हम कार्बोहाइड्रेट की बात कर रहे थे तब हमने क्या देखा था कि जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उनमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एक निश्चित अनुपात में उपस्थित रहते हैं। भाई, हम जब कार्बोहाइड्रेट की बात कर रहे थे हमने क्या देखा था, कार्बोहाइड्रेट्स का फॉर्मूला क्या देखा था, CnH2nOn। जैसे हम ग्लूकोज की बात करते हैं C6H12O6, तो उसमें भी फॉर्मूला यही लगता है, CnH2nOn। जब हम कार्बोहाइड्रेट की बात कर रहे थे तो हमने उसमें देखा था कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक निश्चित अनुपात में उपस्थित रहते हैं। ठीक, लेकिन जो हमारी वसाएं होती हैं, वसाओं में ऐसा नहीं है। वसा में, वसा भी एक कार्बनिक यौगिक है, इसमें भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन उपस्थित रहेंगे, लेकिन ये किस अनुपात में रहेंगे यह निश्चित नहीं होता। ठीक है ना, यह निश्चित नहीं होता कि ये किस अनुपात में रहेंगे। जबकि कार्बोहाइड्रेट में हमने क्या देखा था कि इनका अनुपात क्या है, 1:2:1 के रेशो में पाए जाते हैं, लेकिन इनमें इनका अनुपात क्या है, निश्चित नहीं होता। ठीक, अच्छा, एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है कि जो हमारी वसाएं होती हैं, जो हमारी वसाएं होती हैं इनमें ऑक्सीजन की मात्रा जो रहती है ना वो कम होती है। ऑक्सीजन जो आपका रहेगा वो क्या रहेगा, कम रहेगा। ऑक्सीजन कम रहेगा किसकी अपेक्षा, कार्बोहाइड्रेट की अपेक्षा। ठीक है ना, वैसे कम नहीं रहेगा, लेकिन कार्बोहाइड्रेट में जितना आपको ऑक्सीजन मिल रहा था यानी कार्बन के बराबर ही उसमें ऑक्सीजन था, लेकिन हमारे जो फैट्स होते हैं उसमें ऐसा नहीं होता। इसमें जो ऑक्सीजन की मात्रा रहती है वह क्या है, कम रहती है। किसकी अपेक्षा, कार्बोहाइड्रेट्स की अपेक्षा। अच्छा, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि देखो ऑक्सीजन कम है ना, ऑक्सीजन कम होने के कारण इनका पाचन है, इनका पाचन सही जल्दी से नहीं हो पाता, इनका पाचन जल्दी से क्या है, नहीं होगा। अतः फैट्स को पचाने में हमें क्या है, देर लगती है। ऑक्सीजन की कमी के कारण क्या होता है, इनका पाचन जल्दी नहीं होता। ठीक है ना,
इनका पाचन जल्दी नहीं होता। अच्छा, इसका भी मुख्य कार्य वही है, ठीक। जैसे हमने कार्बोहाइड्रेट का देखा था, कार्बोहाइड्रेट का भी प्रमुख काम क्या था? ऊर्जा को प्रदान करना, ठीक है ना। उसी प्रकार जो हमारे वसा होते हैं, इसका भी प्रमुख कार्य वही होता है, ऊर्जा प्रदान करना। और ऊर्जा भी कितनी, हमने एक वैल्यू देखी थी जब हमने कार्बोहाइड्रेट की बात करी थी, तो हमने क्या देखा था कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से हमें लगभग 4 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। तो भाई हम अगर वसाओं की बात करें तो हमें 1 ग्राम वसा से 1 ग्राम वसा से हमें कितनी ऊर्जा में प्राप्त होती है? तो हमें लगभग 9 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। 1 ग्राम वसा से हमें कितनी ऊर्जा मिल रही है? लगभग 9 किलो कैलोरी, यानी हमारा जो कार्बोहाइड्रेट था उससे लगभग दुगने से भी अधिक, ठीक। लेकिन आपको एक बात याद रखना है, ये जो 9 किलो कैलोरी रखा है, ये मात्रा आपको कहीं कहीं भी अधिक या ज़्यादा भी मिल सकती है। कहीं कहीं आपको 9.1 भी देखने को मिलेगी, कहीं कहीं 9.2, और जनरली आपको क्या मिलेगा, 9.45 भी देखने को मिलती है। कहीं कहीं आपको क्या है, 9.45 वैल्यू देखने को मिलेगी। लेकिन ये कहाँ रहती है, जैसे मैंने कार्बोहाइड्रेट में भी आपको बताया था कि हमारी जो शारीरिक वैल्यू होती है, ठीक है ना, हम फिजियोलॉजिकल वैल्यू होती है वो लगभग 9 किलो कैलोरी ही होती है। लेकिन जब हम लेबोरेटरी में वसाओं को क्या है ऑक्सीडेशन करते हैं, एक उपकरण आता है बॉम कैलोरीमीटर, जिसमें हम कैलोरी को मापते हैं। उसमें क्या है, आदर्श परिस्थितियों में जब हम मात्रा वसा को 1 ग्राम वसा को ऑक्सीडेशन करते हैं, तब हमें जो वैल्यू मिलती है तब वो लगभग 9.45 किलो कैलोरी मिलती है। लेकिन हमारी जो इसकी फिजियोलॉजिकल वैल्यू होती है वह लगभग कितनी होती है, 9 किलो कैलोरी होती है, ठीक। यानी हमारे शरीर में 1 ग्राम वसा से 9 किलो कैलोरी ऊर्जा का उत्पादन होगा। कहीं आपको 9.1 या 9.2 भी देखने को मिलता है तो आपको क्या उसमें परेशान नहीं होना है, ठीक। अच्छा, हम क्या बोल रहे हैं कि इससे हमें कार्बोहाइड्रेट से दुगने से भी अधिक ऊर्जा प्राप्त हो रही है, ठीक। लेकिन हमने ऊर्जा का प्रमुख स्रोत किसे कहा है? कार्बोहाइड्रेट को कहा है। ऐसा क्यों? तो ऐसा इसीलिए, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया, इसमें क्या है, ऑक्सीजन की मात्रा कम पाई जाती है, ठीक। ऑक्सीजन की मात्रा कम पाए जाने के कारण इसका क्या है, पाचन जल्दी से नहीं हो पाता। पाचन जल्दी नहीं होगा तो हमें इससे जल्दी ऊर्जा नहीं मिलेगी, ठीक। हमें इससे इंस्टेंट एनर्जी नहीं मिलती, इसलिए हम कार्बोहाइड्रेट को क्या है, ऊर्जा का प्रमुख स्रोत मानते हैं। इसलिए वसा को हम ऊर्जा का प्रमुख स्रोत नहीं मानते। अच्छा, जब आप मैराथन वगैरह आपने अगर देखी हो या फिर मैराथन में आपने भाग लिया हो, तो आपने देखा हो कि उनको क्या है, ग्लूकोज प्रोवाइड किया जाता है। ऐसा तो नहीं है भाई 1 किलो घी रख दिया, घी से ज़्यादा एनर्जी मिलती है, 1 किलो घी पी जाओ फिर दौड़ो, ऐसा नहीं होता। उनको ग्लूकोज ही क्यों प्रोवाइड किया जाता है? भाई जब तक प्लेयर को हम घी देंगे, प्लेयर घी पी रहा है, जब तक उसका पाचन होगा तब तक तो पूरी क्या है, मैराथन ही खत्म हो जाएगी, जब तक इसका पाचन हो पाएगा, ठीक है ना। लेकिन ग्लूकोज क्या है, ग्लूकोज इंस्टेंट एनर्जी प्रदान करता है। इसलिए जो मैराथन वगैरह में क्या है, ग्लूकोज प्रोवाइड किया जाता है ताकि तुरंत एनर्जी मिले, ठीक। फैट्स का जो पाचन होता है, पाचन में क्या है, देर लगती है, पाचन जल्दी नहीं हो पाता, ठीक। आगे बढ़ते हैं। तो फैट्स को हम क्या बोलेंगे, जो हमारी वसा होती हैं, इसे हम क्या बोल देते हैं, ऊर्जा का संघनित स्रोत बोल देते हैं। या फिर हम इसे क्या बोल देते हैं, ऊर्जा संग्राहक भी बोलते हैं। यानी एनर्जी डिपोट।
इसको हम क्या बोल रहे हैं, ऊर्जा का संगनित स्रोत बोल रहे हैं। जबकि हमने कार्बोहाइड्रेट को क्या पढ़ा था, ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। इसको हम संगनित स्रोत किस लिए बोल रहे हैं, क्योंकि फैट्स के रूप में जो हमारे शरीर में क्या है, ऊर्जा स्टोर रहती है, ठीक है ना। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, ऊर्जा संग्राहक बोलते हैं, या फिर एनर्जी डिपोट भी बोलते हैं। क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जो हमारी यह कहा है संचित ऊर्जा के रूप में संचित ऊर्जा के रूप में स्टोर रहता है। और स्टोर कहाँ पर रहेगा, तो ये रहेगा हमारी एडिपोज टिश्यू में। जो हमारे वसा होते हैं वो क्या है, संचित ऊर्जा के रूप में एडिपोज टिश्यू जो हमारे शरीर में पाई जाती हैं उसमें स्टोर रहते हैं। और जब हमारे शरीर में क्या है, ऊर्जा की कमी रहती है, कि मान लो जैसे उपवास के दौरान हो गया, या फिर हम जब उपवास वगैरह का समय हो गया ना, उस समय हम क्या है, खाना नहीं खा रहे हैं, ठीक, हमारे अंदर कार्बोहाइड्रेट है नहीं, तब उस समय हमारे शरीर में एनर्जी कहाँ से प्राप्त होती है, तो उस समय हमें जो एनर्जी प्राप्त होती है वह हमें इन वसाओं से प्राप्त होती है, जो कि क्या है, संचित ऊर्जा के रूप में जो हमारे एडिपोज टिश्यू पाए जाते हैं वो एडिपोज टिश्यू में स्टोर रहती है। अच्छा, ये एडिपोज टिश्यू जो हमारे रहते हैं ये कहाँ मिलेंगे, ये हमारी त्वचा के नीचे मिल पाए जाते हैं। जनरली ये कहाँ पाए जाते हैं, जो हमारी स्किन रहती है ना, पूरी स्किन के नीचे आपको एडिपोज टिश्यू मिलेंगे। त्वचा के नीचे, या फिर आपके जो आंतरिक अंग है ना, आंतरिक अंगों के मध्य में। एडिपोज टिश्यू आपके कहाँ पाए जाते हैं, आपकी स्किन के एक तो नीचे पाए जाएंगे, और दूसरे आपके जो आंतरिक अंग हैं, यानी जैसे लिवर हो गया, किडनी हो गई, ठीक है ना, इन सब के मध्य में, इन सब के बीच में भी क्या है, एडिपोज टिश्यू हमें देखने को मिलते हैं, जिसमें क्या है, हमारा फैट स्टोर रहता है। ठीक, दो चीज़ें हमने देख ली। एक तो हमने इसको क्या बोला, क्या है कि ये कार्बनिक यौगिक है। कार्बनिक यौगिक है यानी तीन चीज़ों से मिलकर बना है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। लेकिन एक बात जो आपको याद रखनी है वो क्या है, कि इसमें ऑक्सीजन की मात्रा जो रहती है वो कम रहती है, और ऑक्सीजन की मात्रा कम होने के कारण क्या है, इसका पाचन जल्दी से नहीं हो पाता है। ठीक, दूसरा हमने क्या देख लिया, ये जो हमें एनर्जी प्राप्त करता है, इससे हमें कितनी एनर्जी प्राप्त होती है, तो लगभग 9 किलो कैलोरी ऊर्जा हमें इससे 1 ग्राम वसा से प्राप्त होती है। ठीक, और दूसरा अगला हमने इसको क्या देखा, इसको हमने ऊर्जा संग्राहक कहा, एनर्जी डिपोट कहा। क्यों, क्योंकि यह संचित ऊर्जा के रूप में जो हमारे एडिपोज टिश्यू रहते हैं उसमें क्या है, स्टोर रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके हम अगर सोर्स की बात कर लें, अच्छा, सोर्स से पहले हम इसके एक काम करते हैं, सबसे पहले इसके हम गुण देख लेते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं। अगर हम वसाओं के गुणों की बात करें, वसाओं की प्रॉपर्टीज़ की बात करें, तो सबसे मुख्य जो इसकी प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है, एक तो ये क्या होते हैं, सामान्यतः चिकनाई युक्त होते हैं, सामान्यतः चिकनाई युक्त होते हैं, ऑयली रहेंगे आपके सब्सटेंस सारे के सारे। ठीक, सामान्यतः क्या रहते हैं, ये चिकनाई युक्त रहते हैं। ऑयली है तो ये क्या है, जल में घुलनशील होंगे, क्या घुलनशील, जल में भाई कैसे घुल जाएंगे, जल में क्या रहते हैं, अघुलनशील रहते हैं। ये दो इसकी मुख्य प्रॉपर्टीज होती हैं। क्या,
एक तो सामान्यतः कैसे रहते हैं, चिकनाई युक्त रहते हैं। दूसरा क्या है, यदि हम इसको जल में घोलना चाहें तो ये कैसे रहते हैं, जल में घुलते नहीं हैं, जल में अघुलनशील रहते हैं। अच्छा, फिर भी यदि अपन इसको वाटर में मिलाएं, यदि हम देखें जल प्लस वसा, दोनों को यदि हम मिक्स करने की कोशिश करें तो इससे जो हमारा मिक्सचर बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं इमल्सन। हिंदी में इसको कहते हैं पायस। पायस क्या है, जब दो अमिश्रीकृत जो हमारे द्रव रहते हैं उनको हम मिलाने का प्रयास करते हैं तो उससे जो चीज़ बनती है उसको हम क्या कहते हैं, इमल्सन कहते हैं या फिर पायस कहते हैं। और ये जो प्रक्रिया रहती है, जैसे हम जनरली केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, इमल्सिफिकेशन कहते हैं या पायसीकरण कहते हैं। ठीक है, यानी जैसे आपकी क्रीम वगैरह हो गई ना, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, क्रीम हो गई या फिर दूध हो गया, ये सब पायस के एग्जाम्पल हैं, इमल्सन के एग्जाम्पल हैं। इसमें क्या होता है कि देखो, जैसे अपने पानी लिया, पानी के ऊपर अगर अपन ऑयल डालें तो पहले तो मिक्स नहीं रहेगा होगा, ठीक, पानी की सरफेस के ऊपर तैरता रहेगा, लेकिन फिर भी अगर हम उसको अच्छे से मिक्स करने की कोशिश करते हैं, हिलाते हैं, तब क्या होता है, वो छोटी छोटी बूंदों के रूप में जो हमारा ऑयल रहेगा, छोटी छोटी बूंदों के रूप में पूरे जो वाटर सरफेस, पूरा जो वाटर रहेगा ना, उसमें क्या है, स्प्रेड हो जाएगा, लेकिन उससे मिलेगा नहीं, छोटी छोटी बूंदों के रूप में स्प्रेड हो जाएगा लेकिन उससे मिलेगा नहीं। तो वो चीज़ क्या कहलाती है, वो इमल्सन कहलाता है। ठीक, तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हो गई। अब इसके स्रोत देखते हैं अपन, हमको वसा प्राप्त कहाँ से होती है। वसा के स्रोत देख लेते हैं अपन। वसा में जंतुओं से भी प्राप्त हो सकती है, ठीक, पादपों से भी, जंतुओं से इसके सोर्स क्या हो जाएंगे, सबसे पहला तो आपका क्या हो जाएगा, घी, ठीक, और क्या हो जाएगा, दूध के हमारे जितने भी उत्पाद होते हैं, जैसे मक्खन, चीज़ हो गया आपका, बटर हो गया, पनीर, मांस या फिर मछली, ये सब किसके सोर्स हैं, ये सब वसा के सोर्स हैं। आप चाहे मीट खाते हैं, मछली खाते हैं, मछली में क्या पाया, कॉड लिवर ऑयल पाया जाता है, ठीक है ना, ये हमारे शरीर के लिए बहुत क्या है, बहुत ही लाभदायक भी होता है। ठीक, तो मछली में क्या पाया जाता है, कॉड लिवर ऑयल पाया जाता है। तो घी हो गया, मक्खन हो गया, पनीर हो गया, मांस हो गया, ये सब क्या है, ये सब वसा के स्रोत हैं। जब पादपों में हम बात करें तो आपके जितने भी एडिबल ऑयल हैं, एडिबल ऑयल यानी खाद्य तेल हैं जितने आपके, वह सब किसके एग्जाम्पल हैं, वह सब वसाओं के एग्जाम्पल हैं। खाद्य तेल यानी चाहे आप क्या है, सरसों का तेल खाते हों या फिर सोयाबीन का तेल खाते हों, चाहे आप तिल का तेल खाते हों, ये सब किसके सोर्स हैं, ये सब आपके फैट के सोर्स हैं। चाहे आप नारियल का तेल खाते हो, ठीक, ये सब किसके सोर्स हैं, ये सब वसाओं के स्रोत हैं। अच्छा, ड्राई फ्रूट्स हो गए आपके, सूखे मेवे जिसे हिंदी में कहते हैं अपन, ये सब किसके स्रोत हो जाते हैं, हमारे सब वसा के स्रोत हो जाते हैं। क्या क्या, घी हो गया, मक्खन हो गया, पनीर हो गया, मांस हो गई, मछली हो गई, खाद्य ऑयल जितने हमारे हो गए, जैसे सरसों का तेल हो गया, सोयाबीन का तेल हो गया, जितने भी आपके चिकनाई युक्त पदार्थ हैं,
ये सब किसके सोर्स हो जाएंगे, ये सब आपके फैट के सोर्स हो जाएंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, जब हम कार्बोहाइड्रेट की बात कर रहे थे तो कार्बोहाइड्रेट हमने कैसे देखा था? कार्बोहाइड्रेट जनरली आपके क्या है, जो पॉलीसेकेराइड होते हैं वो मोनोसेकेराइड्स की यूनिट आपस में आके मिल जाती हैं, पॉलीसेकेराइड का निर्माण करते हैं। इसी प्रकार से जो हमारे बसा हैं, बसा भी दो चीज़ों से मिलकर बनते हैं। जो बसा का आपका निर्माण होगा वह भी दो चीज़ों से मिलकर होगा। एक तो इसमें क्या होता है, ग्लिसरॉल पाया जाता है, और दूसरा इसमें क्या पाए जाते हैं, तो इसमें बसीय अम्ल पाए जाते हैं। बसीय अम्ल को अपन क्या बोलते हैं इंग्लिश में, फैटी एसिड्स। बसा का निर्माण कैसे होता है, दो चीज़ों से मिलकर होता है, क्या है, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स। ये आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, ये सब बसाओं का निर्माण करते हैं। ठीक, अच्छा, जब हम कार्बोहाइड्रेट की बात कर रहे थे तब हमने देखा था कि जब कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है उसमें एक बॉन्ड बनती है, उस बॉन्ड को अपन ने क्या बोला था, उसको मैंने ग्लाइकोसाइड एक बॉन्ड बोला था। ठीक है ना, जो हमारे कार्बोहाइड्रेट होते हैं उसके बीच में कौन सी बॉन्ड पाई जाती है, तो ग्लाइकोसाइड एक बॉन्ड पाई जाती है। इसी प्रकार जो बसाओं का निर्माण होता है, ठीक है ना, तो बसाओं का निर्माण होता है, इसमें जो बॉन्ड बनती है उसको अपन क्या बोलते हैं, उसको अपन बोलते हैं ईस्टर बॉन्ड। इसका आपको नाम याद रखना है, ठीक है ना, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड का भी नाम याद रखने को मैंने आपको बोला था। ठीक है ना, तो बसाओं में जो बॉन्ड बनती है उसका नाम क्या है, ईस्टर बॉन्ड है। ठीक, अच्छा, ये ग्लिसरॉल और बसी अम्लों से मिलके बन रहे हैं। ठीक, तो इसको हम क्या बोल दे सकते हैं, इसको हम ग्लिसरॉल और बसी अम्लों का बहुलक भी तो बोल सकते हैं। क्या है, फैट्स क्या हैं, दे आर द पॉलीमर्स ऑफ क्या है, फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये जो हमारे फैटी एसिड्स होते हैं ना, फैटी एसिड्स को हम दो भागों में बांट सकते हैं, एक तो हमारे अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं और दूसरे हमारे क्या है, अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं। इसी आधार पर जो हमारी बसा रहती है ना, इसको हम दो टाइप में मतलब वर्गीकृत कर सकते हैं। क्या है, अगर उसमें सेचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं तो हम उसको क्या बोल देते हैं, उसको हम संतृप्त बसा बोल देते हैं। एक तो हमारा क्या हो जाएगा, संतृप्त बसा, यानी सेचुरेटेड फैट, और दूसरी आपकी क्या हो जाएंगी, असंतृप्त वसाएं। यानी अनसेचुरेटेड फैट, फैट या फिर लिपिड। ठीक, ये क्या है, जो हमारा इसमें क्या है, फैटी एसिड्स, यदि हमारा सेचुरेटेड फैटी एसिड उसमें प्रेजेंट रहते हैं ना, तो हम उसको क्या बोल देते हैं, संतृप्त वसा बोल देते हैं। और यदि उसमें अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स पाए जाते हैं तब उसको हम क्या बोल देते हैं, असंतृप्त वसा बोल देते हैं। अच्छा, सेचुरेटेड फैटी एसिड का मतलब क्या होता है, इसमें आपकी जो कार्बन की चेन बनेगी ना, इसमें जो आपकी कार्बन कार्बन की चेन बनेगी उसमें क्या है, सिंगल बॉन्ड पाई जाएगी।
क्या है, जब फैटी एसिड्स रहते हैं ना उसमें यदि कार्बन कार्बन की सिंगल बॉन्ड पाई जाती है ना, ये देखो सारे कार्बन है ना, इसके बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड है, एकल बंधा यदि बन रहा है, तब जो वसाएं जो हमारी उस फैट से निर्मित होती हैं वो कैसी होती हैं, संतृप्त होती हैं, ठीक है ना। लेकिन यदि क्या है, आपकी जो कार्बन चेन है, आपके वसा में क्या है, जो कार्बन चेन है उसमें यदि आपकी एक भी डबल बॉन्ड उपस्थित हो, ठीक है ना, कार्बन और कार्बन के बीच में यदि एक भी डबल बॉन्ड उपस्थित होती है, तब हम उसको क्या बोल देते हैं, अनसैचुरेटेड फैट बोलते हैं, ठीक। और इनकी अगर प्रॉपर्टी बात करें, ठीक है ना, जो हमारी संतृप्त वसाएं जो रहती है ना, संतृप्त वसाएं जो हमारे रूम टेम्परेचर होगा, रूम टेम्परेचर पे कैसी रहेंगी, सॉलिड रहेंगी। यानी सामान्य तापमान पर यह कैसी रहेंगी, ठोस रहेंगी। लेकिन जो आपकी असंतृप्त वसाएं रहती हैं ना, ये नॉर्मल टेम्परेचर पे कैसी रहती हैं, ये लिक्विड रहती हैं, तरल रूप में पाई जाती हैं। ये सामान्य तापमान पर कैसी, तरल रूप में पाई जाएंगी। जैसे हम इनके एग्जाम्पल्स की बात करें, जो जितनी हमारी जंतुओं से जितनी हमें वसाएं प्राप्त होती हैं ना, वो लगभग सभी कैसी रहती हैं, वो सभी सेचुरेटेड फैट्स हैं। यानी जैसे घी हो गया, घी, मक्खन, पनीर, यानी जितने भी आपके दुग्ध उत्पाद हो गए या फिर मांस, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, ये सब जो हैं आपके सेचुरेटेड फैट के एग्जाम्पल हैं। लेकिन जितने भी आपके एडिबल्स ऑयल है ना, यानी खाद्य तेल, या फिर हम इसको वनस्पतिक तेल भी बोल देते हैं, ये सब किसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, ये सब आपके क्या है, अनसेचुरेटेड फैट के एग्जाम्पल हो जाएंगे, ठीक। संतृप्त वसाएं क्या है, इसमें जो कार्बन की चेन रहेगी ना उसमें क्या है, सिंगल बॉन्ड पाई जाएगी। लेकिन जो हमारे असंतृप्त वसाएं रहती हैं उसमें आपको कम से कम एक डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में जरूर देखने को मिलेगी, ठीक है। और जो हमारी संतृप्त वसाएं रहती हैं रूम टेम्परेचर पर कैसी रहती हैं, सॉलिड रहती हैं, जैसे घी हो गया, आपका मक्खन हो गया, ठीक है ना। लेकिन जो असंतृप्त वसाएं हैं ये रूम टेम्परेचर पर आपको क्या है, तरल देखने को मिलेगी। यानी जितने खाद्य तेल आपकी हो गए, जैसे सरसों का तेल हो गया, सोयाबीन का तेल हो गया, तिल का तेल हो गया, ये सब क्या है, ये सब रूम टेम्परेचर पर कैसे हैं, आपके तरल फॉर्म में पाए जाते हैं, ठीक है। अच्छा, जो हमारी संतृप्त वसाएं रहती हैं, ठीक, संतृप्त वसाएं क्या करती हैं, ये हमारे जो रक्त वाहिकाएं रहती हैं, ठीक है ना, उसमें यदि ये जम जाएं, देखो ये क्या है, एक कोलेस्ट्रॉल भी क्या है, एक प्रकार की वसा ही है, ठीक है ना। कोलेस्ट्रॉल क्या है, एक प्रकार का वसा ही है, ठीक है ना। तो ये जो संतृप्त वसाएं रहती हैं ना, ये जो हमारा बैड कोलेस्ट्रॉल रहता है इसके लेवल को बढ़ाती हैं, ठीक है ना। इसलिए कहते हैं कि देखो घी सभी को नहीं पचता, ठीक है ना। और घी अगर यदि आपको पचाना है तो उसके क्या है, मेहनत करनी पड़ती है। यदि आप घी खाए जा रहे हैं लेकिन मेहनत का कार्य नहीं कर रहा है, तो ये आपके स्वास्थ्य के लिए क्या है, ये हानिकारक होगा। क्यों, क्योंकि ये कैसी हैं, ये संतृप्त वसाएं हैं। और जितनी भी संतृप्त वसाएं रहती हैं ना, ये आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक क्यों रहती हैं भाई। जैसे अपन बोलते हैं ना कि ये तेल दिल के लिए अच्छा है, ये तेल दिल के लिए बुरा है, वो इसी आधार पर बोलते हैं, यदि उसमें संतृप्त वसाएं हैं या फिर उसमें असंतृप्त वसाएं हैं। तो आपकी जो संतृप्त वसाएं हैं ये क्या करती हैं, ये आपके बैड कोलेस्ट्रॉल जो रहता है ना उसका लेवल बढ़ाती हैं, ठीक है। और कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, आपकी जो रक्त वाहिकाएं रहेंगी, रक्त वाहिकाओं में जाके क्या है, जम जाता है। और यदि आपकी रक्त वाहिकाएं ब्लॉक हो गई तो उससे क्या है, हृदयाघात की जो प्रॉब्लम है वो आ सकती है, ठीक है ना। आपका जो हार्ट अटैक है उसकी प्रॉब्लम क्या है, बढ़ जाती है। इसलिए अक्सर लोग बोलते हैं कि क्या है, तेल से बनी चीज़ों को क्या है, कम खाना चाहिए, वो केवल इसलिए बोलते हैं। तो आपकी जो संतृप्त वसाएं रहेंगी ना, ये आपका जो बैड कोलेस्ट्रॉल रहेगा इसका लेवल बढ़ाती हैं। बैड कोलेस्ट्रॉल जैसे हम क्या बोलते हैं, एलडीएल बोलते हैं। एलडीएल का फुल फॉर्म क्या है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ठीक है ना। तो ये बैड कोलेस्ट्रॉल का लेवल क्या है, बढ़ाती हैं।
लेकिन इसका क्या है, ये एलडीएल का स्तर कम करती हैं। ठीक है ना। इसलिए जनरली क्या सलाह दी जाती है कि संतृप्त वसाओं की अपेक्षा में किसका सेवन करना चाहिए, असंतृप्त वसाओं का सेवन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो हमारी संतृप्त वसाएं हैं ये क्या है, हमारे जो रक्त वाहिकाएं रहती हैं, आपकी ब्लड वेसल्स रहती हैं, इनमें जाके क्या है जम जाती हैं, और ब्लड वेसल्स यदि ब्लॉकेज हो जाती हैं तब आपको हार्ट अटैक की क्या है समस्या आ सकती है। ठीक, ये चीज़ें हमने देख ली। अब हम इसके अगर टाइप की बात करें, ठीक है ना, टाइप की बात करते हैं। अच्छा, ये जो हमने देखा ना, जो संतृप्त वसाएं और असंतृप्त वसाएं देखी, ये हमने देखा क्या है, फैटी एसिड्स यदि उसमें क्या है, फैटी एसिड यदि सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है, उस आधार पे हम क्या है फैट्स को क्या है सैचुरेटेड या फिर अनसैचुरेटेड बोल देते हैं। लेकिन जनरली जो वसा के क्या है 3 टाइप पाए जाते हैं। कौन कौन से देखते हैं। वसाओं को क्या है 3 भागों में बांटा जाता है। सबसे पहला तो आपका क्या रहता है, सिंपल लिपिड्स। दूसरा आपका क्या रहता है, कंजुगेटेड लिपिड्स। और तीसरा आपका क्या है, डेराइव्ड लिपिड्स। हिंदी में इनके नाम देख लेते हैं। सिंपल लिपिड्स को हम क्या बोलते हैं, सरल वसाएं। दूसरी आपकी क्या है, संयुग्मित वसाएं। और तीसरी आपकी क्या है, व्युत्पन्न वसाएं। तो वसाओं का हम विभाजन देखें, वसाओं को कितने भागों में बांटा जाता है, 3 भागों में बांटा जाता है। पहली कौन सी, सरल वसाएं। दूसरी कौन सी, आपकी संयुग्मित वसाएं। और तीसरी आपकी क्या है, व्युत्पन्न वसाएं। इनके बारे में थोड़ा थोड़ा अपन जानते हैं। ठीक, सबसे पहले अपन क्या देखते हैं, सिंपल फैट्स। सिंपल लिपिड्स जो आपके होते हैं, जो आपकी सरल वसाएं होती हैं। देखो, इनके तीनों का जो नामकरण हुआ है ना, ये इनका तीनों का नामकरण इस आधार पर हुआ है कि बनती कैसे हैं। ठीक है ना। तो यदि हम सरल वसाओं की बात करें, जो आपकी सरल वसाएं रहती हैं ना, जो आपके सिंपल लिपिड्स रहते हैं, ये जनरली कैसे, इनका निर्माण कैसे होता है, जैसे हमने शुरुआत में पढ़ा था, क्या, जो आपका क्या है, ग्लिसरॉल और आपके फैटी एसिड्स हैं, यानी बसीय अम्ल। ग्लिसरॉल और आपके जो फैटी एसिड्स हैं, ये मिलकर क्या बनाते हैं, ये मिलकर जो वसाओं का निर्माण करते हैं उसको अपन क्या कहते हैं, सरल वसाएं कहते हैं, यानी सिंपल लिपिड्स कहते हैं। ठीक, बॉन्ड इसमें कौन सी रहेगी, बॉन्ड का आपको नाम याद रखना है। इसमें कौन सी बॉन्ड पाई जाती है, तो ईस्टर बॉन्ड पाई जाती है। ठीक, इसके अपन एग्जाम्पल्स की बात करें, इसके यदि आप एग्जाम्पल की बात करें तो आप नॉर्मली जितने भी घी तेल वगैरह या फिर जितनी अभी आप खाद्य ऑयल खाते हैं ना, ये सभी क्या हैं, ये सब सरल वसा हैं, ये सब सरल वसाओं के एग्जाम्पल हैं।
यानी घी या फिर खाद्य तेल। ठीक, खाद्य तेल ये सब क्या है, पनीर हो गया आपका, मांस हो गया, ये सब क्या है, ये इन सब में क्या है, सरल वसाएं पाई जाती हैं। ठीक, अच्छा, कुछ इसके इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल भी हैं कि और भी सरल वसाएं कहाँ पाई जाती हैं। तो जैसे आपका क्या है, जो आपके कर्णमोम रहती है ना, कर्णमोम, उसको अपन क्या नाम देते हैं, सीरुमेन। ये भी क्या है, ये भी क्या है, सिंपल लिपिड्स का एग्जाम्पल है। इसको अपन क्या बोल देते हैं, ईयर वैक्स या फिर कर्णमोम जो हम बोलते हैं। आपके कानों में जो फैट पाया जाता है ना, ठीक है ना, जो कर्णमोम हम जिसे बोलते हैं, वो भी क्या है, वो भी सिंपल लिपिड्स का एग्जाम्पल है। ठीक, क्या बोलते हैं, उसका नाम क्या है, उसको हम सीरुमेन बोलते हैं। ठीक, दूसरा जैसे लेनुलेन, एक आपने नाम सुना हो यदि, लेनुलेन, लेनुलेन, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बूल बैक्स बोलते हैं। बूल बैक्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो सीप से हमें बूल प्राप्त होती है ना, ये वैक्स हमें वहाँ से प्राप्त होती है, इसलिए हम इसको बूल वैक्स कहते हैं। हालांकि ये कहा है, जो हमारी पक्षी या फिर जो हमारे कीट रहते हैं ना, पक्षी या फिर कीट, ये उनके पंखों या फिर फरों पर भी पाई जाती है। यदि आपने ध्यान से किसी पक्षी वगैरह को देखा हो, ठीक है ना, या फिर यदि आप तितली की बात करें, ठीक है ना, तितली के आप पंखों पे पानी डालेंगे ना, तो पानी उस पर रुकेगा नहीं, पानी उस पर क्या है, बूंद बूंद के रूप में बिखर जाएगा। किस कारण से, क्योंकि उसमें भी क्या है, एक सिंपल लेपिड्स की क्या है, लेयर पाई जाती है। वो सिंपल लेपिड्स कौन सा है, लेनुलिन है। ठीक है ना, तो लेनुलिन की लेयर के कारण ही जो हमारी चिड़िया वगैरह हो गई, चिड़िया वगैरह के जो पंख वगैरह क्या है, वो क्या है, भीगते नहीं हैं पानी में, क्या है, भीगते नहीं हैं। क्यों, क्योंकि उनमें क्या है, एक फैट की पूरी क्या है, लेयर पाई जाती है। ठीक, क्या नाम क्या हमने उसका देखा, कौन सा फैट पाया जाता है, तो लेनुलिन। ठीक, और इसका अच्छा एक एग्जाम्पल क्या हो जाता है, जो हमारी बी वैक्स हो गई, बीज वैक्स। बीज वैक्स तो आपने देखी होगी, मधुमक्खियों के छत्तों से हमें प्राप्त होती है। शहद के अलावा हमें क्या है, एक उसमें वैक्स भी निकलती है। ठीक, वो भी किसका एग्जाम्पल है, वो भी आपका क्या है, सिंपल लिपिड का एग्जाम्पल है। ठीक, और एक यदि आपने नाम सुना हो तो पैराफिन वैक्स। पैराफिन वैक्स, ठीक, पैराफिन वैक्स ये क्या है, जो हमारे पेट्रोलियम पदार्थ रहते हैं ना, पेट्रोलियम पदार्थों के क्या है, प्रभाजी आसवन से जो हमें वैक्स निकलती है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, या फिर पेट्रोलियम पदार्थों के शुद्धिकरण से जो हमारी वैक्स निकलती है, उसे हम क्या बोलते हैं, पैराफिन वैक्स बोलते हैं। ये सब किसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, ये सब आपके क्या है, सिंपल लिपिड्स के एग्जाम्पल हैं। पहले तो जितने हम घी तेल वगैरह ये सब खाती ना, ये सब क्या है, सारे की सारे ही क्या हैं, आपकी सिंपल लिपिड्स हैं। उसके अलावा हमने क्या देखा, जो हमारे कर्णमोम जो होती है, यानी सीरुमेन जिसको हम बोलते हैं, वो भी क्या है, आपका सिंपल लिपिड का एग्जाम्पल है। लेनुलेन हमने देखा, वो भी क्या है, सिंपल लिपिड का एग्जाम्पल है। ठीक, या फिर जो हमारी बीज वैक्स हो गई या पैराफिन वैक्स हो गई, ये सब क्या है, ये सब के सब आपके क्या हैं, सरल वसाओं के एग्जाम्पल है। सरल वसाएं होती क्या है, ये क्या है, बिल्कुल सिंपल लिपिड्स हैं, किससे मिलकर बनाई होती हैं, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड से। बॉन्ड कौन सी पाई जाएगी भैया, बॉन्ड हमेशा याद रखना है, बॉन्ड कौन सी रहेगी, तो ईस्टर बॉन्ड आपकी रहेगी। दूसरा हमने इसका टाइप क्या देखा था, दूसरा हमने इसका टाइप देखा था संयुग्मित वसाएं।
यानी कंजुगेटेड लिपिड, कंजुगेटेड लिपिड्स। जैसा कि नाम से क्लियर है, सिंपल लिपिड्स क्या थी हमारी, नॉर्मली क्या है हमारा फैटी एसिड्स था, वो ग्लिसरॉल था, उससे मिलके बन रही थी, ठीक है। लेकिन जो हमारे कंजुगेटेड लिपिड्स है ना, ये क्या है, जब हमारी जो सिंपल लिपिड्स रहते हैं ना, उसमें कोई भी फंक्शनल ग्रुप आके जुड़ जाता है, जब हमारी सिंपल लिपिड्स में कोई भी फंक्शनल ग्रुप आके जुड़ जाता है ना, तब वो किसका निर्माण करती हैं, तब वो कंजुगेटेड लिपिड्स का निर्माण करती हैं। तो ये क्या हो गई, सरल वसाएं यानी सिंपल लिपिड्स प्लस कोई भी क्रियात्मक समूह इसमें आके जुड़ जाए, क्रियात्मक समूह यानी फंक्शनल ग्रुप। कोई फंक्शनल ग्रुप यदि क्या है सिंपल लिपिड्स में आके जुड़ जाए तो वो किसका निर्माण करता है, कंजुगेटेड लिपिड्स का निर्माण करता है। फंक्शनल ग्रुप यानी कुछ भी हो सकता है, जैसे यदि आपका फॉस्फेट जुड़ गया, ठीक, यदि आपका फॉस्फेट जुड़ गया, एग्जाम्पल की यदि इसकी अपन बात करें, यदि फॉस्फेट आगे जुड़ रहा है तो आपकी जो लिपिड्स बनेगी उसका नाम क्या हो जाएगा, फॉस्फोलिपिड नाम हो जाएगा, ठीक, फॉस्फोलिपिड। ठीक, क्या फॉस्फेट यदि आपका आके जुड़ रहा है तो क्या जो हमारी लिपिड बनेगी वो क्या हो जाएगी, फॉस्फोलिपिड, उसको हम बोल देते हैं, ठीक। कार्बोहाइड्रेट यदि फंक्शनल ग्रुप के रूप में आके जुड़ रहा है तो हमारी जो लिपिड बनेगी उसको हम क्या बोल देंगे, ग्लाइकोलिपिड बोल देंगे। प्रोटीन यदि आके जुड़ रहा है तब उसको हम क्या बोल देते हैं, लिपोप्रोटीन बोल देते हैं। तो ये सब इसके एग्जांपल हो जाए, ठीक। सिंपल फैट्स जो हमारी होती हैं या फिर जो आपके सिंपल लिपिड्स होते हैं, उसमें जब यदि कोई जो भी आपका क्या है फंक्शनल ग्रुप आके जुड़ रहा है, उसके आधार पर उसका नामकरण हो जाता है। जैसे फॉस्फेट आके जुड़ा तो फॉस्फोलिपिड हो गए, ठीक है ना। आपके कार्बोहाइड्रेट्स आके लिपिड से जुड़ रहे हैं तब वो जो निर्माण करेंगे उसको क्या बोल देंगे, ग्लाइकोलिपिड बोल देंगे, ठीक है। प्रोटीन यदि फैट से मिल रहा है तब उसको हम क्या बोल देते हैं, लिपोप्रोटीन बोल देते हैं, ठीक। तो ये क्या हो जाती हैं, आपकी कंजुगेटेड लिपिड्स हो जाती हैं, ठीक। नेक्स्ट हम अगला इसका टाइप का बात करें। एक हमने इसका टाइप क्या देखा था, व्युत्पन्न वसाएं, या फिर डेराइव्ड लिपिड्स। व्युत्पन्न है, नाम से क्लियर है, ये किसी न किसी चीज़ से क्या होंगी, व्युत्पन्न होंगी या फिर बनेंगी, ऐसा अपन कह सकते हैं। तो ठीक, तो ये क्या है, आपकी जो सरल वसाएं रहती हैं या फिर आपकी संयुग्मित वसाएं रहती हैं। क्या है, आपकी सरल वसाएं रहेंगी या फिर आपकी संयुग्मित वसाएं रहेंगी, उनके क्या है, अपघटन से। यानी हाइड्रोलाइसिस। ठीक, तो आपके जो डेराइव्ड लिपिड्स हैं वो कैसे बनेंगे, या तो आपकी सरल वसाएं हैं या फिर आपकी संयुग्मित वसाएं हैं, ठीक है। इनका क्या होता है, जब अपघटन हो जाता है यानी हाइड्रोलाइसिस हो जाता है, तब एक जो वसाएं बनती हैं उनको क्या बन बोलते हैं, तब उसको हम क्या बोल देते हैं, व्युत्पन्न वसाएं बोल देते हैं। इसके अगर एग्जाम्पल्स की अपन बात कर दें तो इसके एग्जाम्पल्स क्या हो जाएंगे,
एक तो अच्छा इसका एग्जांपल क्या है, जितने भी आपके स्टेरॉइड्स हैं ये सब क्या हैं, ये सब के सब आपके क्या हैं, व्युत्पन्न वसाएं हैं। स्टेरॉइड हो गया, ठीक। यार कोलेस्ट्रॉल की मैंने बात की, कोलेस्ट्रॉल भी क्या है, कोलेस्ट्रॉल भी एक प्रकार की क्या है, व्युत्पन्न वसा है। और इसके एग्जांपल की अपन बात करें तो कैरोटीनॉइड हो गया, ये सब किसके एग्जांपल हो जाएंगे, व्युत्पन्न वसाओं के। या फिर हाँ आपके हार्मोन हो गए, ठीक है ना, जो आपके वसा में घुलनशील हार्मोन हैं ये भी आपके क्या होती हैं, डेराइव्ड फैट होती हैं। वसा में घुलनशील हार्मोन्स, जैसे हम स्टेरॉइड हार्मोन भी कह देते हैं। जैसे आपका या तो स्टेरॉइड की बात कर लें, एस्ट्रोजन की बात कर लें, या फिर थायराइड की बात कर लें, ठीक है ना, ये सब क्या है, वसा में घुलनशील हार्मोन है। ये भी किसके एग्जाम्पल हैं, तो ये भी डेराइव्ड लिपिड्स के एग्जाम्पल हैं, ठीक। तो हमने तीनों टाइप इसके देख लिए, ठीक है, स्रोत देख लिए, गुण देख लिए। अब क्या बच जाता है हमारा इसका, एक चीज़ और हमारी इसकी बचती है, हम इसके कार्य और देख लेते हैं, ठीक। नेक्स्ट हम देखते हैं वसाओं के कार्य क्या हैं। तो सबसे पहला तो ये क्या हो जाएगा, सबसे पहला कार्य तो ये हो जाएगा इसका, ऊर्जा का उत्पादन करना, ठीक है। कितनी, हमने शुरू में देखा था कितनी एनर्जी 1 ग्राम वसा से उत्पादित होती है, तो लगभग 9 किलो कैलोरी। 1 ग्राम वसा में कितनी ऊर्जा प्रदान करता है, तो लगभग 9 किलो कैलोरी ऊर्जा प्रदान करता है, ठीक। दूसरा में इसके क्या देखा था, ऊर्जा का क्या करता है, भंडारण करता है। यानी क्या है, ये ऊर्जा का केंद्रीभूत स्रोत है, ऊर्जा का ऊर्जा का क्या होगा, आपका केंद्रीभूत स्रोत होगा, ठीक। नेक्स्ट इसकी अपन एग्जांपल, नेक्स्ट इसकी अपन बात करें और इसका कार्य क्या हो जाएगा, तो आपके जितने भी फैट सोल्यूबल विटामिन हैं, ठीक। देखो विटामिन जब हम पढ़ेंगे तो विटामिन हम देखेंगे 2 प्रकार के होते हैं, एक तो वाटर सोल्यूबल होते हैं और दूसरे जो हमारे होते हैं वो क्या है, फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं, ठीक। तो हमारे जो वाटर सोल्यूबल विटामिन है उनका जो हमारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण है, शरीर के दूसरे भागों तक पहुंचाना हो तो वो तो आराम से पहुंच जाते हैं, ठीक है। लेकिन जो हमारे फैट सोल्यूबल विटामिन है इसके लिए पहुंचाने के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है ना। तो हमारे जितने फैट सोल्यूबल विटामिन है ना, उनके ट्रांसपोर्टेशन के क्या है, जो हमारे फैट्स रहते हैं ये हेल्प करते हैं। तो ये क्या करेंगे, वसा में घुलनशील वसा में घुलनशील विटामिन, अच्छा होते कौन कौन से हैं, तो विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए, ये सब क्या है आपके फैट सोल्यूबल विटामिन है। तो इनका क्या है, इनके अवशोषण और दूसरा इसका क्या है, स्थानांतरण यानी ट्रांसपोर्टेशन। दोनों में ही क्या सहायक होंगे, दोनों में ही आपके क्या हेल्प करेंगे, तो फैट्स हेल्प करेंगे, ठीक।
नेक्स्ट इसका एक इम्पोर्टेंट काम क्या क्या हो जाता है, शरीर के तापमान को बनाए रखना।